तो अगर आप 2024 में एक नया कैमरा लेंस लेने का प्लान कर रहे हो, मे बी आपका पहला लेंस होगा जो आप लेने का सोच रहे हो, बट आपको कन्फ्यूजन होगी बिकॉज काफ़ी सारे लेंसेज होते हैं। जब आप ऑनलाइन जाके देखोगे, रिव्यूज़ देखोगे, वीडियोस देखोगे तो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होती है। तो आज की वीडियो में मैं 10 ऐसे मेन पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसके बेसिस पे आपका जो लेंस का डिसीजन है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन जिस बारे में होती है वो है फोकल लेंथ की। तो उसके बारे में बात करते हैं। फोकल लेंथ की आपको कितना वाइड या कितना नैरो शूट करना है वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप एक लेंस लेने का सोचते हो आपके माइंड में थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए कि आप शूट क्या करने वाले हो। तो मान लेते हैं कि अगर मैं ये हो गया 50 mm लेंस, अब 50 mm लेंस मुझे पता है कि ये फिक्स्ड है, प्राइम लेंस है, तो मैं इससे एक ही एंगल ऑफ व्यू शूट कर पाऊंगा। मोस्टली थोड़ा बहुत स्ट्रीट या ज़्यादा पोर्ट्रेट शूट कर सकते हो। उसी के बाद आता है जूम लेंस। अब जूम लेंस अलग अलग हो सकते हैं, 70-200, 70-300, देन इवन 55-250 आपका जूम लेंस है। तो जो भी लेंस एक फोकल लेंथ की रेंज देता है आपको जूम इन जूम आउट करने का, वो जूम लेंस होता है। अब जूम लेंस और प्राइम लेंस के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, शायद आपने देखी होंगी, बट एक सिंपल सा डिफरेंस रहता है। जब भी आप लेंस लेने का सोच रहे हो, ये कन्फ्यूजन है कि प्राइम लें या जूम लें, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप शूट क्या करने वाले हो। अगर आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जो आप लेके चल रहे हो, आपको कुछ फिक्स्ड एंगल ऑफ व्यू पे नहीं चलना। मान लेते हैं मैं 70-200 लेके चल रहा हूँ, तो इससे मैं पोर्ट्रेट भी कर सकता हूँ, मैं लैंडस्केप भी कर सकता हूँ, मैं वेडिंग भी कर सकता हूँ, इवेंट्स, ऑलमोस्ट सब कुछ इससे मैं कवर कर सकता हूँ। बट वही अगर मैं 50 mm लेके चल रहा हूँ तो मुझे क्लियर होना चाहिए कि मैं फिर जूम इन करके फ़ोटोज़ या वाइड एंगल फ़ोटोज़ नहीं ले पाऊँगा। तो इसलिए जब भी आप लेंस लेने का सोच रहे हो, अपने माइंड में थोड़ा क्लियर रखो। अगर आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जिसके साथ आप मल्टीपल फोकल लेंथ एक लेंस में लेके चलना चाहते हो, गो फॉर जूम। अगर आपको एक ही फोकल लेंथ पहले से ही पता है तो प्राइम लेंस ले लो। अब जूम लेंस के मैंने बेनिफिट तो आपको बता दिए। प्राइम लेंस का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जितने भी मेरे पास प्राइम लेंस मैं इकट्ठे करने का मुझे शौक है, तो 24 mm, 16, 50, 85 ये सारे प्राइम लेंस मेरे पास हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि बहुत कम प्राइस में आपको ज़्यादा ब्लर इफेक्ट मिल जाता है। f1.8 या f2.8 के लेंस आप बहुत कम प्राइस में ले सकते हो एज़ कम्पेयर टू जूम लेंस। फॉर एग्जांपल ये 70-200 लेंस 2-2.5 लाख का आएगा, f2.8 पे है, और वही 50 mm f1.8 का लेंस 20,000 का है, RF माउंट वाला। तो ये डिफरेंस आ जाता है। बाकी डिटेल वीडियो अगर आपको टाइप ऑफ लेंसेज की चाहिए वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन आई लिंक में दे दूंगा। अब अगला जो फैक्टर आपका लेंस डिसाइड करने के लिए काम आएगा वो है एपर्चर वैल्यू। एपर्चर वैल्यू बेसिक्स हैं, शायद आपको पता होगा, जितना f नंबर कम है उतना ब्लर इफेक्ट ज़्यादा आएगा, जितना f नंबर बढ़ता जाएगा उतना आपका ब्लर इफेक्ट कम होता जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ वर्थ मेंशनिंग ये है कि बहुत से लोग मैंने देखा है कि चाहे 24-70 हो गया, 70-200 हो गया, वो ऐसा लेंस लेते हैं जो f2.8 का होता है। अब मान लेते हैं आप शूट ही सिर्फ लैंडस्केप करते हो या आप आर्किटेक्चर या इंटीरियर शूट कर रहे हो जहाँ आपका f4 f5.6 यूज़ होता है। अगर आप f2.8 लेंस ले भी रहे हो तो एज सच कुछ खास आपके काम आएगा नहीं। वही अगर आप f4 वाला लेंस ले लेते हैं, शायद आप ऑलमोस्ट 60% प्राइस में उसको ले सकते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि कम f नंबर वाला लेंस ही हमेशा लेना है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने एपर्चर पे आपको शूट करना है उसी हिसाब से लेना, बिकॉज अदरवाइज यही होगा आप ज़्यादा पैसा खर्च कर दोगे और उस एपर्चर वैल्यू का आप उतना बेनिफिट ले नहीं पाओगे। वही अगर हम उल्टा चलते हैं, आपको पता है कि आपको ऐसा शूट करना है जहाँ आपको डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत नैरो पसंद है, आपको ब्लर इफेक्ट ज़्यादा चाहिए, और वही आप एक ऐसा लेंस ले लेते हो जो f4 का है या f5.6 का है, जूम लेंस मान लेते हैं आप ले लेते हो। अब उसमें वही दिक्कत होगी, आप पैसा तो लगा दिया लेंस में, अब आप शूट कर रहे हो, आपको मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि ब्लर इफेक्ट नहीं मिल रहा। तो वहाँ पे प्राइम लेंसेज आपके काम आ जाते हैं कि आप कम f नंबर वाला जो लेंस है उसमें जब आप शूट करोगे तो आपको वैसा ब्लर इफेक्ट मिल जाएगा। तो एपर्चर की क्लैरिटी भी आपको पहले से होनी चाहिए कि क्या आप हाई f नंबर पे शूट करने वाले हो या कम, और अगर आप दोनों पे करते हो तो बेटर है कि कम f नंबर वाले लेंस में इन्वेस्ट कर लो, उसमें आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं बता दूँ, जब आप एक जूम लेंस लेते हो, जो थोड़े बजट जूम लेंसेज होते हैं ना, उसमें वेरिएबल एपर्चर होता है। मतलब मान लेते हैं 55-250 है, तो 55 पे शायद वो f4 पे होगा, 250 पे f6.3 पे चले जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ये सोचो कि f4 पे आप 250 mm पे कर लोगे, वो उस लेंस पे नहीं हो सकते क्योंकि उसका वेरिएबल एपर्चर है और वो लेंस पे मेंशन्ड होता है। बट जो थोड़े एक्सपेंसिव लेंसेज होते हैं जैसे ये वाला, अब ये 70 से लेकर 200 तक f2.8 ही रहेगा, चाहे 70 mm हो, चाहे 100, चाहे 200। तो ये फिक्स्ड एपर्चर वाले लेंसेज होते हैं, तो ये भी देख लेना जब आप लेंस प्लान कर रहे हो। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है पर्पस ऑफ फोटोग्राफी। आप क्या फोटोज खींचना चाहते हो। मान लेते हैं आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, और अगर आप 50 mm या 85 mm लेंस ले लेते हो, उससे तो आप वाइल्ड लाइफ कर नहीं पाओगे, तो ऑब्वियसली आपको एक लॉन्गर लेंस चाहिए। तो आई वुड से वाइल्ड लाइफ के लिए
300 या उससे ऊपर एक आइडियल फोकल लेंथ रहता है, डिपेंडिंग आप कितने डिस्टेंस पे हो। एक बजट ऑप्शन अगर आप कैनन यूज़र हो, ये मैंने ऑलमोस्ट 3 साल पहले लिया था 800 mm का लेंस, ऑल्दो ये f11 पे है, बट स्टिल f11 पे आपको उतना ब्लड इफेक्ट तो नहीं मिलेगा, बट एज अ बिगिनर एटलीस्ट आप फोटोज़ ले पाओगे उतना जूम इन करके। तो ज़रूरी नहीं आपको ये लेंस लेना है, बट अगर आपका पर्पस ये है कि आप ज़्यादा जूम इन करके लेना चाहते हो तो आपका एटलीस्ट 300 mm का एंगल ऑफ व्यू होना चाहिए। वही अगर अब हम बात करें, लेट्स सपोज आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हो, वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा लेंस लेना चाहिए। कई लोग 85 सोचते हैं, कहीं 70-200, कहीं 24-70। तो ये आपके शूटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर आपको कैंडिड्स पसंद है तो आई वुड सजेस्ट आप 70-200 या 70-300 देख सकते हो। अगर आपको पता है कि आप स्टेज करके फ़ोटो लेने वाले हो तो आप 50 या 85 भी ले सकते हो, प्राइम लेंस में जा सकते हो। तो आपका पर्पस ऑफ फोटोग्राफी जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली लैंडस्केप फोटोग्राफी में अब बहुत लोगों को लगता है कि लैंडस्केप के लिए वाइड ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आप टाइट लेंस से भी शूट कर सकते हो। आप चाहे 55-250 हो गया, 70-300 हो गया, इन लेंसेज से भी कर सकते हो लैंडस्केप, बट आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए कि आप शूट क्या करने वाले हो। वही अगर मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी की बात करूं तो वहाँ पे पर्पस क्लियर है, आपको स्ट्रीट्स में जो कैंडिड मूवमेंट्स हो रही हैं वो कैप्चर करनी है। अब वहाँ पे आइडियली तो लोग 24 या 35 यूज़ करते हैं, बट कहीं पर्पस के लिए आप 50 भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप एक बिगिनर हो, मैं सजेस्ट करूँगा आप एक ऐसा लेंस ले लो जो 24 से 50 mm तक की रेंज कवर कर लें। किट लेंस 18-55 बढ़िया स्टार्ट करने के लिए। फिर जब आपको क्लियर हो जाए कि हाँ आप 24 पे ही शूट करते हो या 35 या 50, उस बेसिस पे आप प्राइम लेंस ले सकते हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं इमेज स्टेबलाइजेशन पे। अब आपने कई लेंसेज देखे होंगे, जिस भी ब्रांड का हो उसका अपना टर्म होता है, नाइकॉन का VR, कैनन का IS। तो इमेज स्टेबलाइजेशन के ना कुछ स्विच होते हैं। अब जैसे 35 mm का लेंस है, अब यहाँ पे ये स्टेबलाइजेशन का स्विच है ऑन एंड ऑफ का। वही अगर मैं 50 mm के लेंस की बात करूँ, यहाँ पे स्विच नहीं है। अब ये स्विच का फ़ायदा क्या होता है? तो स्टेबलाइजेशन का सिंपल सा फ़ायदा है, जब आप एक लेंस लोगे जो IS वाला है, उसको जब आप मूव करोगे तो आपको ऑप्टिक्स की आवाज़ आएगी। इसमें ना फ्लोटिंग ऑप्टिक्स होते हैं, तो जब आप शूट कर रहे हो कैमरा से, कैमरा हल्का हिल रहा है ऊपर नीचे लेफ्ट या राइट, तो ये उसको शेक को कम करने के लिए, आपकी फ़ोटो में शेक ना आए उसके लिए इमेज स्टेबलाइजेशन होता है। तो वो भी आप एक चीज़ कंसिडर कर सकते हो जब आप लेंस ले रहे हो, क्या उसमें IS है या नहीं है। ऑब्वियसली जब आप महंगे लेंसेज लोगे उसमें तो आएगा। प्राइम लेंसेज में अब आने लग गया, पहले उतना IS कॉमन नहीं था। तो इमेज स्टेबलाइजेशन इज़ ऑल्सो वन थिंग जो आपको देखनी चाहिए लेंस लेते टाइम। अगर आपका शूटिंग बहुत कैजुअल है, ज़्यादा लो लाइट में नहीं है, ज़्यादा शेक नहीं होता, तो विदाउट IS लेंस भी आप ले सकते हो। अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे मेन चीज़ है, लेंस माउंट कंपैटिबिलिटी। अब हर एक कैमरा ब्रांड का अपना माउंट सिस्टम होता है। कैनन से अगर मैं शुरू करूँ, मिररलेस में अगर आप जाओगे तो RF माउंट के लेंसेज हैं जो सारे मेरे पास यहाँ पे हैं। उसके बाद DSLR में EF माउंट आता है। अब ये EF माउंट वाला लेंस है, ये DSLR में ही लगेगा। अगर मुझे मिररलेस में लगाना है तो अलग से अडेप्टर लगता है। सोनी की अगर मैं बात करूं तो E माउंट है, क्योंकि सारे मिररलेस कैमराज हैं। नाइकन में आ जाते हैं आपके मेजरली 3 माउंट्स हैं। मिररलेस में Z माउंट है। उसके बाद अगर आप DX और FX में जाते हो वो आपके DSLR के माउंट हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी क्यों है? बिकॉज मान लेते हैं आप नाइकॉन का आपके पास क्रॉप बॉडी का कैमरा है, तो उसमें आप DX या FX का लेंस ले सकते हो। अगर आप Z माउंट लेंस लोगे वो उसमें लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो मिररलेस का लेंस है। तो लेते टाइम आप पहले ये रिसर्च करो, गूगल कर लो सिंपली आपका जो कैमरा है उसका माउंट कौन सा है, उसी माउंट के बेसिस पे आप अपना लेंस लेना। बिकॉज मेरा जो पहला लेंस जो मैंने 50 mm का लिया था नाइकॉन का, जब मेरे पास कैमरा था 12 साल पहले, तो मैंने गलती से एक गलत लेंस ले लिया जिसमें ऑटो फोकस नहीं था, जिस वजह से लॉन्ग रन में मुझे उसने दिक्कत दी। तो अगर आप सही माउंट ले लोगे तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है ऑटो फोकस सिस्टम। अब हर लेंस का ना अलग पर्पस होता है। ब्रॉडली 2 कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी ऑफ लेंस होते हैं जो स्पीड पे फोकस करते हैं, कितना फास्ट फोकस करेगा। दूसरा होता है जो साइलेंट फोकसिंग करता है। अब जो लेंस साइलेंट फोकसिंग कर रहा है वो ऑब्वियसली फास्ट तो करेगा, बट उतना फास्ट नहीं होगा जितना दूसरा कैटेगरी का लेंस है जिसका सोल पर्पस है कि वो फास्ट फोकस करे। अब कैनन में ये जो कैटेगरी होती है इसमें STM होते हैं और USM होते हैं। STM होता है साइलेंट वाला। अब मान लेते हैं, अब जैसे ये लेंस है, ये STM है। अब इसको जब मैं कैमरा पे लगाऊंगा, फोकस करूंगा कहीं पे भी, तो वो जो हल्की सी आवाज़ आती है फोकस होने पे और फोकस आउट होने पे, वो STM लेंसेज में ना के बराबर होती है। बट अगर मैं USM लेंसेज की बात करूं तो USM लेंसेज में वो आवाज़ आपको सुनाई देती है। अब ये डिफरेंस कहाँ क्रिएट करती है? अगर आप वीडियो के लिए लेंस ले रहे हो, स्पेशली अगर माइक आपके कैमरा के बहुत पास है, तो आपको STM लेंस लेना चाहिए। बट अगर आप फोटोग्राफी के लिए ले रहे हो तो इतना मैटर नहीं करता। बस आपको ये पता होना चाहिए स्पीड वाले जो लेंसेज हैं USM, वो ज़्यादा जल्दी
फास्ट करेंगे, STM वाले थोड़े स्लो होंगे बट वो साइलेंट फोकस करेंगे। अब अगला पॉइंट आ जाता है कि आपके कैमरा लेंस की बिल्ड क्वालिटी और वेदर सीलिंग बेसिकली। अब कई लेंसेज अगर आप पीछे की कैप हटाओगे ना, यहाँ पे कहीं पे रबर सीलिंग होती है, कहीं में रबर सीलिंग नहीं होती, तो इससे आपको एक आइडिया लगता है कि इसकी वेदर सीलिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, कौन वाटर रेजिस्टेंट है, कौन डस्ट रेजिस्टेंट है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जो स्पेसिफिकेशन देखोगे आपको पता लग जाएगा। अगेन आपके शूटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा आउटडोर शूट करते हो जहाँ मिट्टी भी है, बारिश भी है, तो ऑब्वियसली वो आपको मैटर करेगा। बट अगर आप इतने ज़्यादा वो सीरियस शूटर नहीं हो, कैजुअल शूटर हो, तो इतना सब मैटर नहीं करेगा। प्लस जितनी ज़्यादा वेदर सीलिंग होगी, जितना ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी होगा, उतना कॉस्ट भी लेंस का बढ़ता जाता है। अब अगला पॉइंट है साइज़ और वेट के ऊपर। ऑब्वियसली इतना मैटर नहीं करता बट कई सिचुएशन में करता है। मैं आपको बताता हूँ, ये सिग्मा का मैंने लेंस लिया था 105 mm का f1.4। ये इतना हैवी है कि ये कैमरा बॉडी से भी डबल वेट का है। ऑलमोस्ट 2 kg के आसपास इसका वेट आ जाता है। अब देखो ऑप्टिक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सुपीरियर क्वालिटी है। f1.4 का ब्लर इफेक्ट बहुत ही बढ़िया देता है, बट ये सिग्मा 8 सीरीज़ के लेंसेज थोड़े हैवी हैं। अब ये मैटर कहाँ करता है, अगर आप दिन के 5-5, 6-6 घंटे शूट कर रहे हो, कैमरा हाथ में है, तो आपके रिस्ट में बहुत प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपके हाथ में पेन आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइम लेंसेज मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में होते हैं वो हल्के लाइट वेट होते हैं। जूम लेंसेज क्योंकि इनके अंदर ऑप्टिक्स ज़्यादा हैं तो कंपैरेटिवली हैवी होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है जब आप लेंस ले रहे हो, आपका शूटिंग स्टाइल कैसा है। अगर आप वेडिंग इवेंट्स कर रहे हो जहाँ आपको घंटों तक शूट करना है, इवन स्ट्रीट में, तो आपको लाइट लेंसेज कंसिडर करने चाहिए। बट अगर आप कैजुअल शूटर हो, आपके क्वालिटी आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है, तो हैवी लेंसेज भी काम कर देंगे एज लॉन्ग एज आपको इमेज क्वालिटी बढ़िया दे रहे हैं। अब जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, ये मैंने एंड की तरफ रखा है बिकॉज इस पॉइंट तक आते आते ऑब्वियसली आपका ये फैक्टर होगा कि भाई मेरा बजट तो इतना है, इस बजट में कौन सा लेंस लें। अब इस वीडियो में आपको लेंस तो नहीं बता सकता बिकॉज 200 से ज़्यादा लेंसेज हैं, मैं ऐसे पिक पॉइंट नहीं कर सकता। बट बजट के बेसिस पे लेंस पिक करना एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि अगर आप बजट 50,000 का लेके चल रहे हो और लेंस की मैं बात करूँ 70-200 जो 2 लाख का लेंस है, तो वो कोई तुक नहीं बनता। तो अगर आप एक स्पेसिफिक बजट लेके चल रहे हो, पहले उस बेसिस पे आप अपने लेंस शॉर्ट लिस्ट कर लो। तो सबसे पहला आइडियली पैरामीटर आपका प्राइस का होना चाहिए, कितना बजट है, उस बेसिस पे आपके जो लेंस फिल्टर हो रहे हैं उनको कंसिडर करो, फिर उस बेसिस पे आप जा सकते। आई वुड से अगर आप बजट 50,000 से नीचे का लेके चल रहे हो, मेरे हिसाब से आपको प्राइम लेंस लेना चाहिए बिकॉज कम प्राइस में आपको शार्पनेस भी अच्छी मिलेगी, लाइट वेट भी होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लर इफेक्ट अच्छा मिलेगा, और साथ ही साथ लो लाइट में आपको ISO नहीं बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जो लेंस है वो f1.8, f2 या f2.8 का होगा, तो आपका ISO भी कम रह जाएगा। और अनलाइक जूम लेंसेज जो इस बजट में आते हैं वो आपको f4 के आसपास का देंगे, जिसमें आपकी लो लाइट भी बढ़िया नहीं आएगी। बट अगर आप ऐसा लेंस देख रहे हो कि भाई वो जूम इन भी हो, जूम आउट भी हो, मल्टीपल लेंसेज ना कैरी करने पड़े, तो ऑब्वियसली उस प्राइस में आप एक बजट जूम लेंस ले सकते हो, जैसे 55-250, फिर हो गया आपका 70-300 डिपेंडिंग ऑन योर बजट। अच्छा, लास्ट पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है फ्यूचर प्रूफ। फ्यूचर प्रूफ तो कोई लेंस नहीं होता, बट आपको ये समझना पड़ेगा, आप जब आप एक कैमरा लेते हो, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदल रही है बिकॉज हर 2 साल में आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा कैमरा आउटडेटेड हो गया, नया कैमरा लेते हैं। बट लेंसेज में ये चीज़ नहीं होती। मेरे पास ऐसे भी लेंसेज हैं जो मैंने 6-7 साल पहले खरीदे थे, वो भी एकदम बढ़िया कंडीशन में है, क्योंकि लेंस में कोई टेक्नोलॉजी तो आती नहीं। ऑब्वियसली फोकसिंग थोड़ा इंप्रूव होता है, उससे ज़्यादा क्या इंप्रूव होगा। बिल्ड क्वालिटी तो अब बल्कि और कम होता जा रहा है जितना पहले बिल्ड क्वालिटी होता था। तो लेंस जब आप लेते हो, ये मान लो अगर आप अच्छे से रखते हो, 10 साल आप कोई भी लेंस बढ़िया निकाल सकते हो, 10 years प्लस। तो जब भी आप लेंस लेने का प्लान कर रहे हो, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं आप अभी DSLR यूज़ कर रहे हो, बट आपको पता है मिररलेस ऑब्वियसली इज़ द फ्यूचर, DSLR आप कोई कंपनी फोकस कर नहीं रही है। आज के टाइम में अगर आपने एक नया लेंस ले लिया जो DSLR माउंट के लिए, अब आप उसको कितना ही चला लोगे, रीसेल वैल्यू कम होगी, कोई आसानी से लेगा नहीं बिकॉज हम मिररलेस पे जा रहे हैं, तो उसका टाइम स्पैन कम होगा, आपकी रीसेल भी ख़राब हो जाएगी। तो आई वुड सजेस्ट आज के टाइम में मिररलेस का लेंस लेना आइडियल है, बिकॉज अगर आप उसको थोड़े साल यूज़ भी करते हो, बाद में बेचते भी हो, तो आपको उसका रीसेल वैल्यू भी अच्छा मिलेगा। तो इसलिए मैं तो ये प्रेफर करता हूँ लोगों को सजेस्ट करना कि आप मिररलेस सिस्टम में ही इन्वेस्ट करो, चाहे लेंस हो चाहे कैमरा हो। तो ये थे कुछ 10 पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि आपको हेल्प करेंगे, थोड़ा क्लैरिटी देंगे कि भाई किस टाइप के लेंसेज लेने चाहिए।
क्या चीज़ें फ़िल्टर करनी चाहिए, क्या नहीं रखनी चाहिए। बाकी अगर आपके डाउट हैं इसी 2 लेंसेज़ को लेके तो वो नीचे कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में हेल्प कर सकता हूँ, तो वो बढ़िया चीज़ होगी। बाकी मेरा डिजिटल फोटोग्राफी का कोर्स है 15 घंटे से ज़्यादा का, उसमें आपको बहुत सारी डिटेल मिलेंगी, प्रैक्टिकल कोर्स वगैरह सब कुछ है, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टाइप की और कैसी वीडियोस आपको चाहिए वो भी आप बता देना, आई ट्राई टू मेक दोज वीडियोस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।